A very good evening to you. And आई होप कि तुमने थॉरली पढ़ लिया है बुक को, जिस टॉपिक तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, एंड उसके बाद तुमने नोट्स वगैरह भी बनाया है अच्छे तरीके से. दैट विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम, है ना. बिकॉज तुम्हारा बना हुआ नोट तुम ही को हेल्प करने वाला है. अच्छे से बनाओगी तो सही से हेल्प करेगा, सही से नहीं बना पाओगी तो वो उतना इफ़ेक्टिवली नहीं हेल्प करेगा तुमको, है ना. तो जितना बढ़िया मेहनत करोगी तुम, वो रिज़ल्ट तुमको दिखेगा ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स. तो जैसा कि तुमको पता है कि हम लोग लास्ट डे कहाँ तक पे थे. हम लोग लास्ट डे देख रहे थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. हम लोगों ने मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखा था, हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन देखा था, है ना. अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दैट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड हम लोगों ने क्या देखा था, कॉमन क्या था उसमें. कि कॉमन ये था कि ये जो मेरा सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, रिलीज. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, 2 क्लोरीन आ गया और 2 क्लोरीन क्या किया, 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया. सोडियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, क्लोरीन ले लिया, है ना. तो ये जो लिया दिया, उसके बाद तुमने देखा कि Na और Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनाता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस मिलके क्या बनाता है, NaCl. Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस बनाता है MgCl2, है ना. तो यहाँ पे कंपाउंड बन रहे हैं. आयंस, पहले आयंस फॉर्मेशन हुआ, एलिमेंट था, इलेक्ट्रॉन दिया या फिर एक्सेप्ट किया या फिर डोनेट किया, आयन बन गया. आयंस जब दोनों कंबाइन किए, एक पॉजिटिव आयन कंबाइन किया, एक नेगेटिव आयन कंबाइन किया, तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक कंपाउंड तैयार हुआ, जो हुआ मेरा NaCl, MgCl2. इस तरीके के बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं. मेन बात जो मैं बताना चाहता हूँ बाय दिस एग्जाम्पल इज दैट कि यहाँ पे हम लोगों ने मेनली क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, शेयरिंग का कोई हिसाब नहीं है. इसीलिए मैंने तुमको 4th चैप्टर पहले पढ़ाया था कि तुमको आयनिक कंपाउंड समझ आए. उसके लिए 4th चैप्टर में तुम देखिए कि इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा था. बोल रहा था कि नहीं, दे नहीं सकते हैं भाई, ले भी नहीं सकते हैं तुमसे, चलो एक काम करते, शेयर कर लेते हैं, तुम भी उसी को रख लो, हम भी उसी को रख लेते हैं, उसमें हम लोग शेयर करके ले लेते हैं. देखे थे ना कोवैलेंट बॉन्डिंग, वहाँ पे तुम पढ़े थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड बनता है एलिमेंट्स के बीच में, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं. ऐसे शेयर करके जो कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे CH4 हो गया, CO2 हो गया, तुमने देखा था. तो ये सब कंपाउंड को तुमने पढ़ा था कि ये सब कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, है ना. कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है किसी का, किसी को कंप्लीटली डोनेट भी नहीं कर सकता है ये लोग. तो यहाँ पे शेयरिंग चल रहा था, तुमने देखा था. तो शेयरिंग जब भी हो रहा था तो वो मेरा कोवैलेंट कंपाउंड था वो सब, है ना. अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का. या तो इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन्स ले लिया जा रहा है. तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. तो अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो ये शेयरिंग से थोड़ा सा अलग है ना, शेयरिंग नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ट्रांसफरिंग करके, तो उस कंपाउंड्स का नाम भी ऑब्वियसली अलग होगा. अगर उन लोगों को कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं तो इन लोगों को मे भी कुछ अलग कंपाउंड बोलेंगे, है ना. तो यहाँ से हम लोगों का एक छोटा सा और एक नया सा कंसेप्ट शुरू होता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक compounds. Ionic compounds. So the compound which are formed, and you can write this also, the compounds which are formed by the transfer of electrons, that is by attraction of the electrons or by the donation of the electrons, are called ionic compounds. Are called ionic compounds. समझ गए, अच्छी बात है. अब कोवैलेंट कंपाउंड में तुमने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में, कि उस कंपाउंड को
जो दोनों एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स को जो पकड़ के रखेगा कि नहीं हम लोग एक कंपाउंड बन के हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे, तो एक एक बॉन्ड होगा, एक फोर्स होगा जो कि उसको पकड़ेगा। तो कोवैलेंट कंपाउंड के केस में दैट फोर्स वाज कोवैलेंट बॉन्ड, दैट फोर्स वाज कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा? इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वो जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड हो जाता है। दोनों को जो पकड़ के रखा है, जो फोर्स, दोनों एलिमेंट्स को कि हम तुमको अलग नहीं होने देंगे, उस बॉन्ड का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम क्या है? उसका नाम है आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गया? अब ये आयनिक बॉन्ड किस में होगा? आयनिक कंपाउंड्स के केस में होगा। आयनिक कंपाउंड्स कब बनेगा? जब एलिमेंट्स ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर नहीं करेगा। शेयर करने से फिर चैप्टर 4 में पढ़े हो कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा वो। शेयरिंग तो नहीं चल रहा ना इधर, तो तुमको दिख रहा है, दे रहा है, लोग एकदम दे रहा है, ले ले भाई ले ले, हटा, है ना, वो ले भी ले रहा है, हाँ भैया आप दे दीजिए मैं ले लेता हूँ, ये दे भी दे रहा है, लो भैया ले जाओ। तो यहाँ पे पूरी डोनेशन नहीं तो एक्सेप्टेंस चल रहा है, शेयरिंग का कोई कहानी नहीं है। तो अगर शेयरिंग नहीं है तो कोवैलेंट नहीं होगा। एंड चूंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, आयंस बन रहा है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आयनिक कंपाउंड्स बन रहा है सर, तो हम लोगों को आपने कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ा दिया है, हम लोग पढ़ लिए हैं, हम समझ भी गए हैं। एंड अब आप पढ़ा रहे हैं आयनिक कंपाउंड, है ना। तो देखो इसमें समझने का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम समझ लो इस चीज़ को। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए? तो आओ हम लोग थोड़ा मेहनत करते हैं, एक कंपैरिजन देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में, ताकि आयनिक कंपाउंड का जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है कि जनरली एक आयनिक कंपाउंड जो भी होगा उसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, वो हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, गुड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर होगा, है ना, वाटर में सल्यूबल होगा कि नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा। तो ये जो उसका कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक कंपैरिजन के थ्रू, बाय ये कंपैरेटिव स्टडी, ताकि दोनों ही तुमको क्लियर हो जाए। समझ गए? ओके, आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ द कंपाउंड, कि जनरली आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। तो लिख लो कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ionic compounds are solid and hard, solid and hard, because of the strong forces of attraction, between the positive and the negative ions, है ना। जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होता है उन लोगों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है, जो कि जनरली आयनिक सॉलिड्स को हार्ड बना देता है और सॉलिड बना देता है। हार्ड बना देता है क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है हम लोग के बीच में, हम लोग एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से रहेंगे। जो सॉलिड्स में होता है ना पार्टिकल्स एकदम कॉम्पैक्ट, तो वैसा कॉम्पैक्ट तरीके से यहाँ पे रहता है, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं
कि जनरली सारे के सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। अच्छी बात है। और इसी में एक और पॉइंट लिख लो कि these compounds are brittle in nature. These compounds are brittle. These compounds are brittle in nature. Second point डालो, melting and boiling point. Second point. MP and सबसे पहला बात है कि सर मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है सर, और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है सर, ये बताइए आप पहले। क्योंकि हमको पता है कि हमको ऐसा लगता है कि तुमको नहीं पता होगा ये बात कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। एग्जैक्टली सही बात है। तो देखो ये जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका मतलब पहले हम तुमको बताते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि किसी भी एक, जैसे मैं रैंडमली कुछ भी उठा के बोल रहा हूं कि एक सब्सटेंस है एक्स, एक सब्सटेंस है एक्स, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सॉलिड सब्सटेंस एक्स है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम इस सॉलिड को हीट करेंगे तो हमको इसको कितना हीट देना पड़ेगा, कितना कितना टेम्परेचर तक इसको हीट करना पड़ेगा? कम से कम हमको इसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या होना शुरू करेगा? मेल्ट होना शुरू करेगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां तक तुमको इसको हीट करना पड़ेगा अगर तुम इसको मेल्ट करना चाहते हो तब। तो अब जब तुम इसका 105 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब तुम इसको हीट देने लगोगे, 106, 107, 108, तब तुम देखोगे कि धीरे धीरे ये जो सॉलिड है वो मेल्ट करना शुरू कर रहा है। उसके पहले मेल्ट नहीं करेगा ये। तो मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब होता है कि एक वो टेम्परेचर, हर एक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ये भी याद रखना है। पहला बात तो याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है एंड सबका फिक्स भी होता है। जैसे अगर x का 105 है तो y का मान लो 50 हो सकता है, 50, z वाले का मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक एलिमेंट का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ गए? तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट, दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिसके मिनिमम तुमको जितना तक हीट देना है या फिर जिसके ऊपर तुमको हीट करना है अगर तुम उसको मेल्ट करना चाहते हो तब। तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब होता है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट का भी, तो बॉइलिंग वाला हम लोग सॉलिड में नहीं यूज़ करते, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लिक्विड के केस में यूज़ करते हैं कि लिक्विड को ना बॉइल करेंगे, सॉलिड को तो बॉइल नहीं कर सकते, सॉलिड को मेल्ट कर सकते हैं। तो वो एक पॉइंट जिस पॉइंट तक तुमको एक लिक्विड को हीट करना पड़ेगा ताकि वो बॉइल होना नहीं शुरू कर दे। मीन्स जब जिस ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद वो बॉइल होने लगे उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? दिस स्टेटमेंट मीन्स कि जब वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं तो जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ तब तक वाटर बॉइल नहीं होगा। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करके 101 होगा, 102 होगा, वाटर बॉइल करना शुरू कर देगा। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने के बाद ही जो सब्सटेंस है वो या तो बॉइल करना शुरू करे या फिर मेल्ट करना शुरू करे। तो दिस इज व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो मेल्ट करना शुरू करेगा एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हीट करने से हम लोग का वो बॉईल होना शुरू करेगा। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब असली कहानी में आते हैं कि एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। तो तुमको ये जानना चाहिए कि अगर दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो इन लोगों को तोड़ना चाहोगे अगर तुम हीट करके तो तुमको हीट भी ज़्यादा करना पड़ेगा।
इज इट सो? तभी ना ये टूटेगा, स्ट्रांग वाला बॉन्ड है तो टूटेगा आसानी से थोड़ी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तुमको। इसका मतलब तुमको ज़्यादा देर इसको हीट करना पड़ेगा ताकि ये टूट सके, मेल्ट हो सके या फिर बॉईल हो सके, तो तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, बहुत देर तुमको हीट करना पड़ेगा इसको। तो ये एक बात हमेशा याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। अब फुल स्टॉप देके लिखो कि इसके पीछे का रीजन क्या है। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग, this is due to the strong interionic attraction between the, this is due to the strong interionic attraction, full stop, बस interionic attraction, full stop। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट डालो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में बस इतना जान लो, लिख लो तुम लोग कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इतना याद रखना तुम लोग, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। soluble in water and insoluble in organic solvent, and insoluble in organic solvent, in organic solvent। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 4, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए? ओके, देखो फोर्थ पॉइंट इज, द फोर्थ पॉइंट इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है कि वेदर द आयनिक कंपाउंड्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पता लगाना पड़ेगा। ये हमको पता लगाना है, नॉट पड़ेगा, पता लगाना है। इज इट सो? ओके, अब क्या होना चाहिए आंसर? एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं ये तुम लोग से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों को 30 सेकेंड्स देता हूँ ये सोचने के लिए कि तुम लोग सोचो कि क्या होना चाहिए। मीन्स सॉल्यूबल, मीन्स कंडक्टर होना चाहिए इन लोगों को, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए, सोचो। सोच लिए होगे, आई थिंक तुम लोग सोच लिए होगे, चलो ठीक है। अभी मैं कंडक्शन के पहले इन लोगों के स्ट्रक्चर पे आना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सॉलिड और हार्ड होता है क्योंकि इन लोगों के बीच में अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छी बात है, ये बात याद रखो। अब अगर इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये कंडक्टर है कि नहीं, कंडक्शन का मतलब क्या है? कंडक्शन करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कंसेप्ट से देखेंगे तब, है ना? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहिए ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहिए, मतलब आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिव आयंस फ्लो करना चाहिए। अब अगर इतना कॉम्पैक्ट उसका स्ट्रक्चर है तो उसको क्या फ्लो करने का जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोग तो पढ़े हो ना कि उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के रखता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का स्पेस नहीं मिलेगा आयनिक कंपाउंड में। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब कंडक्शन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो रहा। इज इट सो? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चाहिए, चार्ज का फ्लो चाहिए,
आयंस का फ्लो चाहिए, है ना। और सिंस इट्स स्ट्रक्चर इज कॉम्पैक्ट तो ये काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स होता है व्हेन दे आर इन द सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एकदम नहीं, क्योंकि भाई आयंस तो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का बात ही छोड़ दो जब ये लोग सॉलिड में हैं तब। अब जैसा कि हमको पता है कि ये लोग वाटर में सल्यूबल होते हैं, इन लोगों को मैं क्या किया, वाटर में डाल दिया, ये वाटर में सल्यूबल हो गए। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने का कोशिश इन लोगों से कर रहा हूँ, तब मैं देखूंगा कि ओ भाई ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तब मेरे दिमाग में आएगा कि ये कैसे हुआ, सॉलिड स्टेट में नहीं कर रहा था, लिक्विड स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेट बोलते हैं जनरली इसको, मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में कैसे कर रहा है, मीन्स कैसे, मतलब सीरियसली, अगर एक कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं कर रहा था, वो जब लिक्विड स्टेट में आ गया तो वो करने लगा, इसके पीछे क्या रीज़न है तुम लोग को सोचना चाहिए। एंड तुम लोग आई थिंक सोच पा रहे होगे, क्योंकि मैं सॉलिड में इतना कुछ बताया हूँ कि वो लिक्विड में वो दिमाग चलेगा तुम्हारा, और नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा है अभी। व्हाट्सएप फेसबुक में शायद मे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इंस्टाग्राम वगैरह पे, है ना, तो हो सकता है मे भी। तो बाकी तो मुझे पता नहीं है, बाकी तो ईश्वर मालिक हैं इसके, है ना। तो जो भी है, तो होता क्या है कि यस द आयनिक कंपाउंड्स इन द मोल्टेन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इन द मोल्टेन स्टेट क्या होता है, इन द मोल्टेन स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड दैट इज वाई दे मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? मोल्टेन स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, उतना कॉम्पैक्टली पैकिंग नहीं है, उसका पैकिंग उतना कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव and they move freely and they conduct electricity, and that is why the ionic compounds are a good conductor, not a poor conductor also, they are a good conductor of electricity but in the molten state। समझ गए? अब इस चीज को जो भी समझे तुम लोग इस चीज को लिखो, मैं बता रहा हूँ, लिखो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू a solution involves the movement of charged particles, involves the movement of the charged particles, full stop। A solution of an ionic compound in water, a solution of an ionic compound in water contain ions which move to the opposite electrodes, when electricity is passed through the solution, full stop। Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because the movement of ions in the solid is not possible due to their hard structure, full stop। But the ionic compounds conduct electricity because but the ionic compounds conduct electricity in the molten state, full stop। This is possible in the molten state because, फुल स्टॉप के बाद लिखना, दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टेन स्टेट बिकॉज। ये कंडक्शन मोल्टेन स्टेट पे क्यों पॉसिबल है, जो हम लोग डिस्कस किए वो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टेन स्टेट because the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat
and thus the ions move freely and thus the ions move freely and conduct electricity कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड स्टेट में क्या होगा, मेरे पास स्पेस ज़्यादा है, आयंस मूव कर सकता है, एंड अगर आयंस फ्रीली मूव करेगा तो वो कंडक्शन भी करवाएगा, जो कि सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं था। आयंस का फ्रीली मूव करना सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं था ड्यू टू द रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, एंड दैट इज वाई हम लोग ये कंक्लूजन पे आते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स in the molten state is a good conductor of electricity, but in the solid state the ionic compounds do not conduct electricity। ये है मेरा फाइनल कंक्लूजन, लिख लिए, वेरी गुड। तो ये सारा बात है हम लोगों को जो जानना चाहिए इस चैप्टर में। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, तो वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो उसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, दिस पर्टिकुलर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूँगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बस तैयार रहना, और कुछ नहीं बोल सकता मैं, है ना। चलो तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टेक केयर, एंड इसको पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना, आंसर्स को रीड कर लेना, ठीक है। चलो बाय।